अगर आपको सेफ्टी और लिबर्टी में से एक चुनना हो, आप किसे चुनेंगे? इस सवाल का सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक जो जवाब दिया है वो दिया है थॉमस हॉब्स ने। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज हम बात करने वाले हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। एक ऐसा नाम जिसे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा, बहुत लोगों ने उनके अगेंस्ट लिखा, लेकिन फिलॉसफी की दुनिया में और राजनीति शास्त्र में उस इंसान को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि आज जितनी भी राज व्यवस्थाएं हैं सब उनके दिए गए जो आधार स्तंभ है उन्हीं पे आधारित है। जो भी मॉडर्न स्टेट है उसमें थॉमस हॉब्स का बहुत लेना देना है। तो उस इंसान के बारे में जानते हैं। 1588 में पैदा होते हैं और बहुत फनी तरीका होता है इनका लिखने का। इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, और ये अपनी जन्म का जिक्र इस तरह से करते हैं कि ये और फियर एक साथ पैदा हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त इनका जन्म हुआ था तब स्पेनिश आर्माडा एक अटैक कर रहा था इनकी जो टेरिटरी थी उधर, और उस डर की वजह से इनका जन्म होता है। 1588 में पैदा होते हैं। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो 1651 में आती है, जिसका हम नाम बोलते हैं लेवियाथन। अब उस दौर को समझने की कोशिश कीजिए। वो दौर है जब मॉडर्निटी की शुरुआत होती है, वो दौर है जब मेडिवल जो पीरियड है वो खत्म होने लग जाता है, एक नई शुरुआत आती है, साइंस की शुरुआत होती है, और उस दौर में थॉमस हॉब्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो थॉमस हॉब्स एक ऐसे दौर में लिखने की कोशिश कर रहे हैं जब टू स्वॉर्ड्स की थ्योरी चलती थी कि राजा भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ चर्च भी महत्वपूर्ण है। और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो वहाँ एक और लड़ाई चल रही थी। वहाँ जो रॉयलिस्ट थे और पार्लियामेंट वाले थे, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो दो लड़ाइयों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप थॉमस हॉब्स को बेहतर समझ पाएंगे। एक चर्च के साथ जो राज्य की लड़ाई है उस लड़ाई को आपको याद रखना है, एक रॉयलिस्ट के साथ जो पार्लियामेंट्रियन की लड़ाई है उस लड़ाई को आपको याद रखना है, और एक धर्म और विज्ञान की जो लड़ाई है उसको भी आप समझ पाएंगे, तो आप थॉमस हॉब्स को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब देखने की कोशिश करते हैं इनके मेथड के बारे में। तो थॉमस हॉब्स के पहले जितने भी फिलोसफर थे वो संप्रभुता या सोवरेनिटी पे बहुत खुल के नहीं बोलते थे। बॉडिन ने बोलने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कंप्लीट थ्योरी नहीं दिया था उन्होंने सोवरेनिटी का। तो हॉब्स पहला इंसान है जो बोलता है राज्य कंप्लीटली फ्री होना चाहिए चर्च से, या चर्च का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए राज्य के कार्यों में, और वो सोवरेनिटी की संप्रभुता की बातें करते हैं। अब उनके मेथड कौन से है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो हॉब्स ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं और उनके साथ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और उस समय के बड़े बड़े फिलोसफर्स जुड़े होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं फिजिक्स से और डेकार्ट की फिलॉसफी से। फिजिक्स, इनको लगता है कि जिस तरह फिजिक्स होता है, साइंस होता है, उससे हम बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर लेते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस भी साइंस की तरह हो सकता है, उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। और अगर हमने ये साइंस आप पॉलिटिक्स बना लिया तो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं चर्च और स्टेट के बीच में या रॉयलिस्ट और पार्लियामेंट्रियन के बीच में है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो हॉब्स का ये गोल कि हम अगर साइंस आप पॉलिटिक्स बना लेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा, इसी से शुरुआत होती है। और इसी वजह से इनकी जो फिलॉसफी का बेस है वो मटेरियल है। इनको लगता है कि मैटर जो है वही रियल है और उसी से सारी चीज़ें होती हैं। इवन ये साइकोलॉजी का, ह्यूमन साइकोलॉजी का पढ़ने का तरीका भी जो उनका होता है वो मैटर के टर्म में देखने की कोशिश करते हैं कि आपके ब्रेन में पार्टिकल्स होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। उन्हीं में से दो तरह के पार्टिकल होते हैं। जब आप कोई चीज़ पसंद करते हैं तो अलग तरीके के पार्टिकल आते हैं, जब आप नापसंद करते हैं तो अलग तरीके के पार्टिकल आते हैं। तो ये मैटेरियल टर्म में चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराना जो तरीका है धर्म के आधार पर चीज़ों को देखने का, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बातें हो गई उनके मेथड के बारे में। अब कुछ और बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इंग्लिश सिविल वॉर होता है 1640 से लेकर लगभग 52 तक चलता है, तब ये पेरिस भाग जाते हैं, क्योंकि ये रॉयलिस्ट के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इनको खतरा महसूस होता है, ये पेरिस चले जाते हैं, बाहर आने लग जाते हैं, और वहीं से लेवियाथन की शुरुआत होती है। और वो किताब जो है वो बताती है कि कैसे हमें उस सिविल वॉर की सिचुएशन से निकल के एक स्टेट बनाना चाहिए, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करते हैं कि हम सब मिल के एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक बड़ा राज्य लेवियाथन क्रिएट करेंगे जो हम सबको सेफ्टी देगा और हम उसमें रह पाएंगे। अब इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरी को देखने की कोशिश करते हैं। तो हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह से है कि वो तीन चीज़ें बताएंगे कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, ह्यूमन नेचर क्या होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे राज्य नहीं है और नैसर्गिक अवस्था है, वहाँ पे राज्य एग्जिस्ट नहीं करता, तब लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में बताएंगे। ह्यूमन नेचर क्या है, कि मानव का स्वभाव क्या है, क्या मानव अच्छा है, रेशनल है, पॉलिटिकल है, या कुछ अलग है, ये बताएंगे। फिर बताएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा और किस तरह का स्टेट क्रिएट होगा। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बातें करेंगे। तो हॉब्स का कहना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर होता है वहाँ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। मतलब जैसे सिविल वॉर की सिचुएशन होती है, हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, हर इंसान अपने आप को बचाने के बारे में सोच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा है, तो सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में ना तो आर्ट पॉसिबल है, ना लिटरेचर पॉसिबल है, कुछ भी एक अच्छा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। तो उस चीज़ से कैसे निकला जाएगा, तो उस चीज़ से निकलने का जो तरीका है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हॉब्स बताएंगे। ह्यूमन नेचर के बारे में बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है
मानव जो होता है, जैसा अरिस्टोटल ने बताया है कि वो पॉलिटिकल एनिमल है, इस चीज़ को कैंसिल आउट करते हैं हॉब्स। कहते हैं देखिए इंसान पॉलिटिकल होने लायक नहीं है, क्योंकि इंसान जानवर की तरह होता है और वो पॉलिटिकल नहीं हो सकता, क्योंकि वो वार के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है और केवल अपने बारे में सोचता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में सोचता है। वो सेल्फिश है, वो मटेरियलिस्टिक है, वो पोजीशन के बारे में सोचता है और डर उसकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। ये हॉब्स बताने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर बता दिया कि भाई स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, उन्होंने ह्यूमन नेचर बता दिया कि उसका स्वभाव कैसा है। तो अब कहते हैं इन चीज़ों से बाहर कैसे आएंगे। अब लोग आपस में तो उनके पास इतना रेशनैलिटी है नहीं कि वो लोग मिलके एक संगठन बना के कहें कि भाई अब हम एक दूसरे की बात मानेंगे। तो कहेंगे इसके लिए ज़रूरत है एक बहुत ही मजबूत स्टेट की, जो इन सब को कंट्रोल कर पाए, और उसी को वो लेवियाथन बोलते हैं। तो वो एक एब्सोल्यूट स्टेट क्रिएट करने के बारे में बातें करेंगे और कहेंगे देखो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। मतलब है कि आप स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक बार वो स्टेट बन गया तो वो जो कानून बनाएगा उसका आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसके कानून का पालन नहीं करेंगे तो मतलब है कि आप ओबीडियंट नहीं हैं, और अगर आप ओबीडियंट नहीं हैं तो वो उतना पावरफुल नहीं है। तो स्टेट जो है वही सबसे पावरफुल होगा, वो जो कानून बनाएगा वो आपको मानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये तो बातें हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। अब थॉमस हॉब्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे, आने वाला थिंकर एक और है जॉन लॉक, जो 1690 के आसपास एक किताब लिखते हैं जहां वो नए तरीके के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें करते हैं। वहां वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंसान रेशनल होता है, फिर वो एक नए तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जहां पे जो स्टेट होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगा। और जब इंसान को लगेगा कि सरकार उसके साथ सही नहीं कर रही या उसके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही, तो वहाँ रिवोल्ट भी कर सकता है। लेकिन हॉब्स ने ये व्यवस्थाएं नहीं करी। हॉब्स का कहना है कि जो भी स्टेट होगा वो एब्सोल्यूट होगा, उसकी जो पावर होगी, उसकी जो संप्रभुता होगी, वो ना तो डिवाइड होगी, वो परमानेंट होगी, और उसका जो कानून होगा वो वहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको मानना पड़ेगा। आज के जितने स्टेट हैं वो सारे कहीं ना कहीं हॉब्स और लॉक के मिक्सचर के रूप में हैं। जब भी सिक्योरिटी की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की हो, कोई भी सिक्योरिटी की, तो ज़्यादातर स्टेट हॉब्सियन स्टेट बन जाते हैं, जहाँ पे वो सिक्योरिटी के बारे में फिक्र करते हैं, लोगों के अधिकारों के बारे में फिक्र नहीं करते। क्योंकि उनका भी कहना सही है कि अगर आप सेफ ही नहीं रहेंगे, आपका जीवन नहीं रहेगा, तो आप लिबर्टी कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मल टाइम पे ज़्यादातर देश ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि लॉक की तरह वो लिमिटेड स्टेट है, लिमिटेड गवर्नमेंट की अवधारणा है। तो ये बातें आपको समझनी है कि थॉमस हॉब्स एक इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जो 17वीं शताब्दी में लिख रहे हैं, और 17वीं शताब्दी में लिखते हुए वो सबको नाराज कर देता है। वो इंसान रॉयलिस्ट के साथ रहते हैं तो उनको लगता है कि रॉयलिस्ट को वो डिफेंड करेंगे, पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ लिखेंगे और रॉयलिस्ट उनको पसंद करेंगे। लेकिन अन पे रॉयलिस्ट भी पसंद नहीं करते, वो चर्च के खिलाफ लिखते हैं, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन क्योंकि उनका जो बेस होता है वो मटेरियल होता है। तो जब भी मटेरियल बेस आप बना देंगे तो गॉड को चर्च कैसे एक्सप्लेन कर, और वो एक नए तरीके की सोवरेनिटी की बातें करते हैं, उससे भी चर्च नाराज हो जाता है। तो जितने भी लोग थे सब हॉब्स से नाराज हो जाते हैं। लेकिन आज के जितने स्टेट हैं सब हॉब्स को यूज करना चाहते हैं, और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हॉब्स हम सब के पिता हैं। तो ये तो बातें थी थॉमस हॉब्स के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जो लिखने के तरीके हैं उनके बारे में, उनके मेथड्स के बारे में, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लगातार इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे हॉब्स का सोवरेनिटी पे क्या विचार है, ह्यूमन नेचर पे क्या विचार है, हॉब्स का कानून पे क्या विचार है, और हॉब्स कैसे स्टेट बनाना चाहते हैं, उन सब के बारे में बातें करेंगे। इसी तरह से बने रहिए और ऐसे ही कमेंट करके बताते रहिए कि कौन सा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।